जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने इस परिवार में स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं क्लास 10। हाँ दोस्तों, क्लास 10 का एक छोटा सा मॉडल पेपर लाया हूं आपके सामने कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। और ये आपकी सब्जेक्ट रहने वाली है सामाजिक विज्ञान। क्या रहने वाले साथियों? सामाजिक विज्ञान में कैसे प्रश्न बनेगा और कैसा प्रश्न नहीं बनेगा। तो मैं आपको कौन कौन सा चैप्टर का, हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 का आपके सामने एक छोटा सा मॉडल पेपर लेके आया हूं, ताकि आपको पता चले कि बोर्ड पैटर्न में किस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप एसएसटी में क्या ला सके हो, 100 में से 100 नंबर ला सके हो। आपको आज ही लक्ष्य बना लेना है कि मुझे आउट ऑफ 100 लाना है, ताकि क्या कर सकते हो, आप अपने सपनों को साकार करते हो। जो आपने माता पिता ने आपके सपना देखा है, या आपने सपना देखा है कि मुझे 10th क्लास में 95 प्लस लानी है, तो हमने आप सभी के लिए YouTube पर निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ दोस्तों, आपका अपना इस YouTube परिवार है, इस पर हमने निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और रोजाना आपके हर समय क्लासेस स्टार्ट रहेगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा जो है अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑफलाइन जो टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट हुआ था। तो दोस्तों, इसमें क्या बात कही है, तो मैं आपको पहला प्रश्न बताता हूं। आपके मैंने लिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपके अति लघुरात्मक मिलेगा, लघुरात्मक मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा दोस्तों, निबंधात्मक भी मिलेगा। इसमें मतलब पूरा लेके आया हूं, मतलब कहने का डेमो डेमो क्या लेके आया हूं, डेमो पेपर लेके आया हूं दोस्तों। तो देखो, पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि काबुर कौन था। क्या कह रहा है, काबुर कौन था। तो काबुर कौन था दोस्तों, मैं आंसर भी साथ में लाया ताकि आप गलत नहीं बता। काबुर दोस्त ध्यान रखना, सार्डिनिया पिंडबांड का प्रधानमंत्री था। कौन था? सार्डिनिया पिंडबांड का प्रधानमंत्री था। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है उस देश का नाम। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है, और राष्ट्रवाद का प्रारंभ ना तो इटली से हुआ है, ना इंग्लैंड से हुआ है, ना जर्मन से हुआ है, ये तो फ्रांस की क्रांति से हुआ था। ये तो फ्रांस की क्रांति से हुआ, ध्यान रखना। तीसरा प्रश्न, यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो यंग इटली और यंग यूरोप की जो स्थापना की दोस्तों, ये हो आपके जेसेपी मत्सिनी ने की थी। जेसेपी मत्सिनी ने की थी, ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, जर्मनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई है। जर्मनिया जो आपके किस राष्ट्र का रूपक बन गई है, तो आपको ध्यान रखना है, ना तो आपकी किसका, ब्रिटेन का है क्या, बिल्कुल नहीं है। फ्रांस का है क्या, नहीं है। हाँ साथियों, जर्मनी जो है, ये जर्मनिया जो है, जर्मनी का एक रूपक थी दोस्तों। क्या है, रूपक है, ध्यान रखना। उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। उगता जो सूर्य है ना, जो सूर्य उगता है, किसका प्रतीक है। तो ध्यान रखना, उगता सूरज जो है ना तो बहादुरी का है, ना शांति का है, ना आजादी मिलना है, एक नए युग का सूत्रपात है, एक नए युग का सूत्रपात है। और दोस्तों, मैं जितना आपको हर चैप्टर वाइज नोट्स कराऊंगा, हर चैप्टर वाइज नोट्स कराऊंगा, उसके बाद पूरे चैप्टर का पूरे प्रश्न बनाकर लाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपके एसएसटी में आउट ऑफ 100 आए। मेरा मकसद है कि आपके साइंस में आउट ऑफ 100 आए, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, साइंस भी मैं पढ़ाऊंगा और एसएसटी भी मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, और टाइम आ चुका है आप सभी के लिए कि आप अपने सपनों को क्या कर सकते हो, साकार कर सकते हो। तो देखना है कि नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के क्षेत्रफल का, क्या कह रहा है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा बटा रही है। तो ध्यान रखना, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा बटा रही है, तो आपको याद रखना है 27% जो भाग है ये बटा रही है। पूरे भारत का पता है, मैदानी कितना है, नदी वाला क्षेत्र कितना है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं, इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा कहां पाई जाती है, राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल है, तो राजस्थान आपका आंसर आ जाएगा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सही है। तो कपास की खेती के लिए आपको याद रखना है काली मृदा है, जिसे रेगर मृदा भी कहा जाता है, जिसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है साथियों। आगे चलते हैं, बाघ संरक्षण का कारपेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के जिस राज्य में स्थित है, वह राज्य कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, वह राज्य आपके उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तराखंड है, ध्यान रखना। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 यानी 1973 में हुई थी। कब हुई थी साथियों,
1973 में हुई थी, बात आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किया गया? आरक्षित वन, तो जहां आपको आरक्षित आ जाए तो आपको लगाना है 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा आरक्षित वन लगाना है, यानी आधे से अधिक आपको आंसर लगाना है। 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया था? तो मैं बता दूं किसने किया, सबसे पहला उड़ीसा ने किया था। किसने किया था? उड़ीसा ने किया था। दोस्तों इस परिवार को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो आपका जो है आपके पास आ जाएगा। और दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपके जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपकी जो परसेंटेज आएगी वो सभी क्या आनी चाहिए? 95, 96 जब आएगा दोस्तों मजा। तो दोस्तों आपको आज टारगेट बनाना है कि मुझे 10th क्लास में क्या करना है? 95% बनानी है, 95 प्लस 10% बनानी है, ताकि आपके माता पिता का सपना पूरा हो सके। ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं 1 घंटा आपके सामने पढ़ा रहा हूं, ये मेरा जो पढ़ाना है ये सार्थक हो सके। तो आपको रोजाना पढ़ाई करना है, मेरे साथ पढ़ना है। आप 1 घंटा पढ़ोगे तो मैं आपके लिए रोजाना दोस्तों 2-2 घंटा मेहनत करूंगा। बस आपको ईमानदारी से लगन से पढ़ना है, और जिस दिन लास्ट का रिजल्ट आएगा ना, देखना वो एक तहलका मचा देंगे और अपन एक माहौल बना देंगे। तो दोस्तों आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और नए हो इस परिवार में तो सब्सक्राइब कर ही देना है। चलते हैं अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। इसकी बात करते हैं रिक्त स्थान। मैंने 10 प्रश्न लिए। कितने प्रश्न लिए? 10 प्रश्न रिक्त स्थान लिए। अब देखो पहला प्रश्न कह रहा है, वीना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ने की थी। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था दोस्तों? ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच या मेटरनिक था साथियों। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन जो हुआ था, कब हुआ था? 1707 में हुआ था। हाँ, कब हुआ था? 1707 में हुआ था। 18 मई 1848 को गठित जर्मन नेशनल असेंबली, जर्मन नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना जाता है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता है। इसका जो घटना हुई थी 18 मार्च 1848 को जर्मन में हुई थी। दोस्तों संसाधन क्रियाओं का परिणाम है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है साथियों। काली मृदाओं को कौन सी मृदा कहा जाता है? अभी बताया था। काली मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है, रेगर मृदा कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार साथियों, वेरी गुड से पढ़ते रहो, जो आता है मजा है। नेक्स्ट, चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को जो कहा जाता है वो कहा जाता है साथियों बिहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहड़ कहा जाता है। हाँ, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों का 8% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 8% पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपके एमपी में है, एमपी में है। और मैं आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट लेके आऊंगा साथियों, बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है आपकी कि 95% बनानी है। तो मैं आपके लिए पूरी बायोडेटा लेके आऊंगा कि कौन से लेसन से कौन सा प्रश्न बनेगा और कौन सा लेसन कितने नंबर का है। बस आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना है। एक प्रश्न बाहर आ जाए तो आ जाना ऑफलाइन सेंटर है अपना, टॉपर्स कोचिंग क्लासेस, एसबीआई बैंक के पास। और कोई साथी ऑफलाइन आना चाहता है तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। हमारे नए प्रवेश प्रारंभ है, तो दोस्तों आ सकते हैं, और हम फीस में स्पेशल डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका देख सकते हो, क्योंकि हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, ना कि कोई फीस पे लूटते, ना तो कोई लूटते हैं। हाँ, हम क्वालिटी पर खुद का कंटेंट बनाकर काम करते हैं, ध्यान रखना साथियों। बात करते हैं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात के अधिकतर वन क्षेत्र जो है ये कौन सा साथियों? अवर्गीकृत वन है। कौन सा है? अवर्गीकृत वन है। मैंने कहा था एक रक्षित वन है, एक आरक्षित वन है और एक अवर्गीकृत वन है। अभी पूरा डीपली बताऊंगा मैं आपको। आजकल संरक्षण परियोजना जो है ये किसकी तरफ केंद्रित है दोस्तों? ये सरकार की तरफ क्या होती है? केंद्रित होती है, ध्यान रखना। अब आते हैं अपने अति लघुरात्मक प्रश्न, और ये अति लघुरात्मक प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आएंगे। और मैंने लिया है यहाँ 15 प्रश्न। कितने लिया साथियों? 15 प्रश्न लिया है। देखते हैं, बात करते हैं जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह, सभी लोगों को एक जगह बुलाओ, उनकी बातें सुनो, क्या कह रहा है ये बात। देखो जनमत संग्रह, जनमत संग्रह में प्रत्यक्ष आमने सामने, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे मोबाइल में देख रहे हो, इसको प्रत्यक्ष नहीं बोलते साथी, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष। परंतु आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो होगा प्रत्यक्ष, ध्यान रखना है ना। जनमत संग्रह में
प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना के लिए पूछा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह। या अपन कह सकते हैं दोस्तों पंचायत। क्या कह सकते हैं? हाँ, पंचायत वालों का आमरण में है नहीं। हाँ, जोल वेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं? क्या कह रहा है दोस्तों? जो जोल है, जोल वेराइन नामक शुल्क है, इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? क्या तो आप क्या समझते हैं? तो देखो, इसकी स्थापना की गई थी 1834 में। 1834 में स्टार्ट की गई थी। जोल वेराइन नामक एक शुल्क संघ स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच में शुल्क अवरोधों को क्या कर दिया गया था? समाप्त किया गया था कि हम अलग अलग प्रकार के टैक्स नहीं लेंगे। जैसे कि जीएसटी का नाम सुना आपने, पहले अलग अलग टैक्स लगता था, अब सारे टैक्स जो है, ये कर जो है, ये आपके जीएसटी में सम्मिलित हो गए। ध्यान रखना है ना साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हो आप, ऐसे पढ़ते रहो। हाँ, अगला कह रहा है प्रश्न, उदारवाद से आप क्या जानते हो? हाँ, प्रश्न आ सकता है, और मैं बता दूंगा मेरी हर क्लास से आपके बोर्ड पेपर में एक न एक प्रश्न फंसेगा, एक न एक प्रश्न फंसेगा। जनमत संग्रह क्या है? तो उदारवाद से, उदारवाद शब्द लातिन भाषा का मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी की बराबरी। यानी व्यक्ति बराबर रह सकता है, स्वतंत्र घूम सकता है, और सभी व्यक्ति के लिए बराबर कानून है। नारीवाद से आप क्या समझते हैं? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। कार्बोनेरी क्या थी? कार्बोनेरी क्या थी? तो बात करते हैं, कार्बोनेरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। क्या था साथियों? गुप्त संगठन था। किसका गुप्त संगठन था? तो ध्यान रखना, इटली के क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन था। बांगर और खादर प्रदेश क्या है? बांगर पुरानी जलोढ़ मर्दा को और नवीन जलोढ़ मर्दा को, प्राचीन यानी पुरानी जलोढ़ मर्दा को बांगर प्रदेश कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मर्दा को खादर प्रदेश कहा जाता है। और खादर प्रदेश क्या होता है? उपजाऊ होता है। बांगर प्रदेश उपजाऊ नहीं होता है, यानी बंजर भूमि, वेस्ट लैंड होता है। क्या होता है? वेस्ट लैंड होता है। बात करते हैं, प्रश्न पर है अपने, एजेंडा 21 क्या है? यानी एजेंडा 21 क्या है? तो यहां संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा है, जिसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। संसाधन से क्या जानते हो आप? स्पष्ट कीजिए कि जो मनुष्य के जो आवश्यकता है, मेरे पास पेन है, ये पेन भी एक तरह संसाधन है, ये माइक लगा रखा है, ये भी संसाधन है, ये घड़ी लगा रखी है, संसाधन है। यानी मनुष्य जीवन में जो जो चीजों आप यूज करते हो, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो अपनी जो इसकी बात सुनते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, उसे संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। लेटराइट मृदा किन क्षेत्रों में विकसित होती है? तो लेटराइट मृदा उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां सबसे ज्यादा तापमान होता है और बारिश भी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो ये आपके लेटराइट मृदा कहां होती है? तो साथियों, जहां उच्च तापमान हो और अत्यधिक वर्षा होती है। समुच्च जुताई खेती, पहाड़ों पर जाकर ढाल नुमा खेती करना और रेखाएं बनाना। आ जाओ समझाता हूं। ढाल वाली भूमि पर, कौन सी भूमि पर? ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल का बहाव गति घटती है, उसे समुच्च मतलब पहाड़े। इस पहाड़ में मैं यहाँ से पानी डालूं तीव्र गति, परंतु मैं छोटे छोटे क्यारा नुमा बना दूंगा, तो पहाड़ जो है अपना पानी की गति धीरे धीरे घट जाएगी, जिसको बोलते हैं समुच्च खेती। क्या बोलते हैं? समुच्च खेती। बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया आपने। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करता हूं मैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण
रक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो भारतीय वन्य जीव रक्षण जो अधिनियम किया था ये 1972 में लागू किया गया था। प्रश्न फंस सकता है साथियों, तो प्रश्न आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का महत्व बताइए। चिपको आंदोलन का महत्व बताइए। तो हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई रोकना, सामुदायिक वनीकरण करना आदि कार्य चिपको आंदोलन के अंतर्गत शामिल किया गया है। अवर्गीकृत वन से आप क्या जानते हैं? स्पष्ट कीजिए। आरक्षित एवं रक्षित वनों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वन जो बंजर भूमि होते हैं उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? तो वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन, जो रक्षित वन होते हैं उन रक्षित वनों को बचाने के लिए कार्य करने वाली संस्था को संयुक्त वन प्रबंधन कहते हैं। अब आता है लघुरात्मक प्रश्न। कौन से आते दोस्तों? लघुरात्मक प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है वीना की संधि कब हुई थी? वीना की संधि कब हुई थी वो तो याद रखना। वीना की संधि को दो विशेषता, ट्रेटी ऑफ वीना, इंग्लिश में ट्रेटी ऑफ वीना। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन आंसर दोस्तों। तो देखो इस संधि ने यूरोप में कहीं नई रूढ़िवादी व्यवस्थाएं स्थापित कर दी, जिनमें पारंपरिक प्राचीन समय से पारंपरिक संस्थाओं, चर्च, सामाजिक भेदभाव, राजतंत्र और परिवार को बनाए रखा गया है। इस संधि के तहत बुर्बो एक राजवंश का नाम है, बुर्बो राजवंश को शासन करने के लिए उन्हें अधिकार दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके सामने, फ्रांस की 1848 की क्रांति का वर्णन कीजिए। तो कैसे करना है? 1848 में खाद्यान्नों की कमी तथा व्यापक बेरोजगारी से दुखी पेरिस वासी सड़कों पर उतर गए। किसके लिए? खाद्यान्न, यानी खाने की वस्तु वहां हट गई। अब खाने की वस्तु नहीं रहेगा साथियों, तो अपन क्या करेंगे? अपन को रोड पे आना पड़ेगा। यानी वहां की सरकार उनको जो चीजें खाने की होती है, जैसे गेहूं है, आटा है, मीठा तेल है, इनका भाव बढ़ा दिया। अब भाव बढ़ा तो हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो ये पेरिस वाले लोग रोड पर आ गए और फ्रांस के सम्राट जो वहां का राजा होता, राजगद्दी छोड़नी पड़ी और राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कर दी। और जो व्यक्ति 21 साल से बड़ा रहेगा वो व्यक्ति क्या देगा? मत देगा, और मत देकर वो क्या करेगा? नई सरकार को बनाएगा। और उन्होंने कहा है कि मैं आपको काम देने की क्या करता हूं? गारंटी देता हूं। जैसे रोजगार गारंटी अधिनियम, जैसे मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम आते ना मनरेगा, उसके बारे में है ना। रूढ़िवादी क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। रूढ़िवाद क्या है? तो मैं आपको बता दूं, रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय कर्म के अनुसार धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। उसे रूढ़िवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवाद कहते हैं। अच्छा, कर्म के अनुसार आपको बता है, आज से 40 साल पहले शादी होती थी, बिल्कुल होती थी। तो उसमें क्या होता था? ना तो अपन हल्दी फंक्शन मनाते थे, ना कोई मेहंदी फंक्शन मनाता था, ना कोई महिला संगीत रखते थे। परंतु वर्तमान में क्या होने लग गया कि लगन जलाएंगे, फिर अपन वो जो है माता जी पूजन करेंगे, गजानन जी को बिठाएंगे, कर्म के अनुसार कर रहे हैं। परंतु अब इसमें हल्दी फंक्शन हो गया, अपन ने कर ली, क्या बोलते, मेहंदी फंक्शन हो गया, महिला, यानी कर्म के अनुसार अपन जोड़ दिया। पहले ओनली फॉर शादी जो होती थी, और शादी में कुछ ना तो हल्दी फंक्शन था, मतलब कुछ नहीं होता था, परंतु कर्म के अनुसार अपन ने कर दिया। तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में अपन को ऐड कर रहे, उसको क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी कहलाता है। नेक्स्ट, संसाधन से आप क्या समझते? तो ये पहले वाला ही प्रश्न आ गए हैं। हाँ, अब आते हैं संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। क्या कह रहा साथियों? संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो संसाधनों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, तो जैव और अजैव, जिन्हें जैविक संसाधन भी कहा जाता है और अजैविक संसाधन भी कहा जाता है। समाप्यता के आधार पर संसाधन, दो प्रकार का होता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन, संभावित संसाधन, विकसित भंडार संसाधन और एक संचित कोष संसाधन। साथियों,
बात करते हैं संसाधन नियोजन से आप क्या समझते? संसाधन नियोजन का अर्थ होता है संसाधन को बचाना, आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का उपयोग कर सके। जैसे पेट्रोल है, कोयला है, गैस है, आप अभी सारी चीजों को आप खत्म कर दोगे तो आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है वो इन चीजों से क्या रह जाएगी? वंचित रह जाएगी। फिर क्या करेंगे? बस वो किताबों में पढ़ेंगे कि पहले पेट्रोल चलता था, गैस चलती थी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि संसाधनों का कम उपयोग करना है। तो आज से आपको मोटरसाइकिल बंद कर देनी है, साइकिल से स्टार्ट हो जाओ, है ना? हाँ हाँ। तो देखो संसाधन नियोजन में कह रहा है कि संसाधनों की बर्बादी को रोकना है। सबसे पहले तो संसाधन की जो बर्बादी हो रही है उसको रोकना है। दूसरी बात है पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना है। तीसरा सीमित संसाधनों का सभी को उपलब्ध करवाए जाना है और संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बनाए रखना आदि संसाधनों का क्या है? नियोजन आवश्यक है। भूमि निम्नीकरण संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। क्या भूमि निम्नीकरण को आप कैसे बचा सकते हो? तो मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूं, वनारोपण। वन को लगाओ, वन बनाओ, वन लगाओ, वनारोपण कहा जाता है। चारागाहों का उचित प्रबंधन करो, यानी जो गाय भैंस जा चरती है ना, उन चारागाहों का आप रोक लगाओ ताकि धीरे धीरे क्या होगा? भूमि निम्नीकरण ना हो। पशु चारण नियंत्रण करो। नेक्स्ट कह रहा है आपका सामने आपके प्रश्न, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय। मृदा को कैसे बचाया जा सकता है? 2 उपाय बताओ। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन आंसर दे रहे हो। ढाल वाली भूमि पर जुताई समोच्च रेखाओं के समानांतर करने से ढाल के साथ जल बहाव कम होता है, इससे मृदा संरक्षण किया जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाकर वनों की गति कम करके भी मृदा संरक्षण किया जाता है। और साथियों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपका 2027 में कौन सा टारगेट है? 10th क्लास में कितना % बनाना चाहते हो? मुझे कमेंट करके बताओ। बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओगे कि मुझे 10th क्लास में इतना % बनानी है, भूलना मत, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट चलता हूं मैं, समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? समुदाय के द्वारा वन संरक्षण को संक्षिप्त में समझाइए। तो भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर वन में अपने आवास स्थलों यानी रहने के स्थान मकान के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घ काल का अर्थात लंबे समय से में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदि काल से उनका क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। मतलब आज भी ऐसे लोग साथियों जो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं, अभी भी पेड़ों की पूजा करते हैं। माना पेड़ों की पूजा अपन भी करते हैं। जो रामनवमी आती है, देरानी माता कहते हैं, देरानी माता पूछते हैं रामनवमी के दिन, उस दिन किसी के दिन किसी को आटा में पूछते हैं। राष्ट्रीय वन क्षेत्र क्या है समझाइए। तो स्थायी वन क्षेत्र, सॉरी थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई ये बोलने में। स्थायी वन क्षेत्र क्या है समझाओ। तो समझा देते हैं भी। स्थायी वन क्षेत्र वे हैं जिन्हें सरकार ने आरक्षित वन तथा रक्षित वनों में बांट रखा है। दूसरे शब्दों में आरक्षित तथा रक्षित वन क्षेत्रों को स्थायी वन क्षेत्र कहते हैं। ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी तथा अन्य पदार्थों तथा उनके बचाव के लिए किया जाता है। दीर्घ लघुरात्मक प्रश्न है। अर्स्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है? तो अर्स्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक व्यक्ति था। उसने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान भाषण में राष्ट्रवाद की परिभाषा दी। मतलब कॉलेज में गया, कौन सा कॉलेज दोस्तों? सोबोन कॉलेज में उसने भाषण दिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में बता रहे थे। उसने इस विचार की आलोचना की कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। राष्ट्र जो है ना, ये राष्ट्र किससे बनता है? एक तो समान लैंग्वेज से बनता है, नस्ल से बनता है, धर्म से बनता है और क्षेत्र से बनता है। कौन कह रहा है? आपका अर्स्ट रेनन कह रहा है। उसके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्रीय विचार शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव पर आधारित किया जाता है।
अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जनसमूह होने का यह सब जरूरी शर्तें। राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, प्रांत उसके निवासी हैं, राष्ट्रों का होना स्वतंत्रता की गारंटी है। नेक्स्ट कह रहा है इटली का एकीकरण को समझाइए। इटली का एकीकरण को क्या करना है, आपको समझाना है। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं इटली का एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन निम्न बिंदुओं के द्वारा किया गया है। पहला बिंदु कह रहा है मैथ्सिनी जो है, मैथ्सिनी ने 1831 में यंग इंडिया और 1833 में यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना कर इनके माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग तथा बलिदान की भावना उत्पन्न की है। काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1859 में सार्डिनिया पिडमांड ने फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को पराजित किया। इसके फलस्वरूप लोम्बार्डी को सार्डिनिया पिडमांड में मिला लिया गया था और 1860 में दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों को भी सार्डिनिया पिडमांड में मिला लिया गया था। ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं 1860 में, कब की बात करते हैं साथियों, 1807 में गेरीबार्डी ने 1000 रेड शर्ट दल, कितने, 1000 रेड शर्ट दल के स्वयंसेवकों को लेकर